हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मेनली एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में डील करेंगे। उससे पहले ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम क्या है? तो इसका काम है ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में ये हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्यों लेते हैं? ताकि ये जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में जा सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके। तो ये पूरा प्रोसेस में होता क्या है? जैसे कि ये हमारा लंग है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे सेल को क्या चाहिए? सेल को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमारे शरीर में क्या है? एटीपी, ठीक है। जैसे कि खर्चा करने के लिए पैसा होता है, वैसे ही हमारे शरीर में एटीपी होता है, ठीक है। ये करेंसी ऑफ द एनर्जी कहलाता है। अब ये एटीपी कैसे बनता है? तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। किस में? तो ब्लड में ये ग्लूकोज चला जाएगा सेल में, तो ग्लूकोज चला गया मान लीजिए सेल में, और ये ऑक्सीजन भी चला गया सेल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एटीपी का प्रोडक्शन मिलेगा जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद CO2 भी प्रोड्यूस करेगा। ये CO2 क्या होगा? दोबारा चला जाएगा ब्लड वेसल्स में और फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि लंग के थ्रू फिर वो बाहर निकल जाएगा। ये मेनली प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसका एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये ह्यूमन है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सिलोमिक कैविटी, जो दो भाग में डिवाइड होता है। सिलोमिक कैविटी कुछ नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, एक ड्रम लीजिए जिसका ऊपर और नीचे काट दीजिए। ये ड्रम जो सिलिंड्रिकल होता है उसी को सिलोमिक कैविटी कहते हैं। उसमें बीच में एक तरह से एक डायफ्राम होता है जो सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी। ऊपर वाले को थोरैसिक कैविटी कहते हैं और नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी चेस्ट पार्ट में कहते हैं, जिसमें मेनली हमारा लंग, हार्ट ये सब रहता है। और एब्डोमिनल कैविटी में हमारा जो ये गैस्ट्रिक है, जैसे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी ये सब रहता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसका एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम। मान लीजिए कि हमारा नोज है और ये हमारा माउथ है, ठीक है। नोज से इस तरह से एक पाइप आता है, ये पाइप माउथ से भी आता है, इस तरह से, ये इस तरह से आगे हो गया। फिर यहाँ पर इस तरह से ये इस आगे आ जाता है और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये है क्या? तो ये सबसे आगे जो है, यहाँ पर जो नाक से सांस ले रहा है, जो आगे में गोल गोल दिख रहा है, उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं या एक्सटर्नल ईयर नेल्स कहते हैं। क्या? एक्सटर्नल नेल्स, NARES। आप अपने नोज को छूइए, देखिए सामने में दो छिद्र दिखेंगे, इसी को हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो छेद होता है उसको हम इंटरनल नेल्स कहते हैं, नेयर्स। बाहर वाले को कहते हैं एक्सटर्नल नेयर्स और अंदर वाले को कहते हैं इंटरनल नेयर्स, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। NARES। ये जो बीच में स्पेस है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ही मेनली नोज कहा जाता है या नसल कैविटी कहते हैं। जैसे मुंह में स्पेस है तो उसको बकल कैविटी कहते हैं, तो नोज में जो स्पेस है उसको नसल कैविटी कहते हैं। अब यहाँ से सांस अंदर गया, ठीक है, कलर अलग बना देती हूँ। यहाँ पर से अंदर गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ गया? हमारा इंटरनल नेल्स आ गया। अब माउथ में यहाँ पर देखिए, आप माउथ ओपन कीजिए, मिरर में जाके देखिए, एक लटका हुआ रहेगा जिसको हम भुलवा कहते हैं। ये जब हम खाना खाते हैं ना तो इस तरह से इसको बंद कर देता है, फिर सब सांस लेते हैं तो ये फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना और सांस एक साथ नहीं लिया जाता, ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सरकने का संभावना रहता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए या बोलते समय खाना नहीं चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर ये आ गया, ये क्या है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स भी 3 भाग में डिवाइड होता है। जो नाक की तरफ होता है उसको नासोफेरिंग्स कहते हैं, जो माउथ के पास होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो लैरिंग्स के तरफ होता है उसको लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पीछे वाला पार्ट जो है वो इसियोफेगस में चला जाता है, तो उससे तो अभी मतलब नहीं है क्योंकि हम श्वसन के सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से ऊंचा रहता है। अब अपने नेक को छुइए, वहाँ पर ऊंचा रहेगा, उसको हम लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, वॉइस के बॉक्स के ऊपर इस तरह से यहाँ पे एक नैरो ये दिख रहा है ना, नैरो, इसको हम ग्लोटिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक इस तरह से क्या होता है, एक बना हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं इपीग्लोटिस। ये इपीग्लोटिस का काम क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ये इपीग्लोटिस क्या होता है, खुल जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो इपीग्लोटिस इसको बंद कर देता है, श्वसन नली को, ताकि खाना यहाँ पे हमारे लैरिंग्स में ना जा सके। अगर गलती से कभी चला जाता है तो आप देखे होंगे आप सरक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है यहाँ पर लैरिंग्स के बाद इस तरह से बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसको हम ट्रैकिया कहेंगे। ट्रैकिया का दूसरा नाम बिंद बॉक्स भी है या बिंद पाइप भी है। इसमें जो ये है ना, ये सी शेप का रहता है, जिसको हम कहते हैं सी शेप रिंग ऑफ हायालिन कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब और नीचे आते हैं। ये हमारा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया इस तरह से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लंग है। अब ये ट्रैकिया कहाँ पे डिवाइड होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो T5 में, जैसे कि आपको पता है सर्विकल होता है, थोरैसिक होता है, तो हम तो थोरैसिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोरैसिक में कहाँ, तो T5 में ये दोनों अलग होता है। इसको क्या कहते हैं, करीना कहते हैं, जहाँ पर ये अलग होता है। ठीक है, उसके बाद ये फिर डिवाइड होता है इस तरह से 2 पार्ट में। तो ये जो पहला डिवाइड होता है इसको हम प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिवाइड होगा तो इसको सेकेंडरी, फिर डिवाइड होगा टर्शियरी, और उसके बाद ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और उस ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पे इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एल्वियोली में भी इस तरह होता है और इस तरह होता है, तो ये एल्वियोली कहला जाएगा और ये एल्वियोली का डक्ट कहला जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रैकिया T5 पे डिवाइड करेगा, प्राइमरी ट्रैकिया बनेगा, प्राइमरी ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, सेकेंडरी ट्रैकिया बनेगा, सेकेंडरी ट्रैकिया फिर 1 पार्ट में डिवाइड करेगा तो टर्शियरी ट्रैकिया कहलाएगा। उसके बाद ये बहुत छोटे छोटे में क्या होता है, डिवाइड करता है, जिसको हम इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वहाँ पे होता है जहाँ पर एल्वियोली अटैच होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं एल्वियोली में। ये मान लीजिए हमारा एल्वियोली है, तो इसमें चारों तरफ हमारा क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, जिससे मेनली ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कभी भी आर्टरी और वेन से नहीं होगा, जो भी होगा जैसे कि न्यूट्रिएंट भी, जैसे ग्लूकोज हम लोग लेते हैं देते हैं, तो ये सब आदान प्रदान का काम मेनली कैपिलरीज से होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये 2 भाग में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं कंडक्टिंग पाथ और दूसरा को कहते हैं एक्सचेंज पाथ। कंडक्टिंग पाथ कहने का क्या काम है, मतलब है ये सिर्फ कंडक्शन का काम करता है, मतलब कि हवा को लाने का काम करता है। एक्सचेंज पाथ ये हवा को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो कंडक्टिंग पाथ कहाँ से कहाँ तक हवा आता है, याद कीजिए हवा कहाँ से कहाँ तक गया था। तो कंडक्टिंग का याद करते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल में गया, नोस्ट्रिल से फिर नसल कैविटी में गया, फिर वो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से वो कहाँ गया, ये लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से होते हुए वो क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकी से 2 भाग में डिवाइड हो गया, जिसको सेकेंडरी ब्रोंकी। फिर ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, जिसको टर्शियरी ब्रोंकी। ठीक है, देखिए ब्रोंकी पोलर है, ब्रोंकस सिंगुलर है।
उसके बाद तसैली ब्रोंकी है जो और छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो गया, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग में है उसको प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स और जो लास्ट में है उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होगा, कंडक्टिंग पाथ होगा। तो एक्सचेंज पाथ क्या होता है, सिर्फ एक एल्वियोली, यहाँ से ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं इसका थोड़ा और अंदर जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ऊपर वाला को थोरैसिक कैविटी कहते हैं, तो थोरैसिक कैविटी का थोड़ा तो अब यहाँ तक बात खत्म हो गया। ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोली। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोली को एक्टिनस कहते हैं। एक्टिनस है जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग होता है, और जो हमारा एल्वियोली है वो मेन साइट होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, एक लोब्यूल्स में 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंकी होते हैं अपने एक्टिनी के साथ। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो होता है उसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होते हैं और न ही मुकोसल ग्लैंड होते हैं जैसे कि ब्रोंकी में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ब्रोंक्यूल्स में कोई भी कार्टिलेज और सब मुकोसल ग्लैंड नहीं होता है जैसा कि ब्रोंकी में होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में मेनली ज़्यादा स्मूथ मसल देखने को मिलता है रिलेटिव टू वॉल थिकनेस। जो वॉल थिकनेस होता है वो किसके कारण होता है, तो स्मूथ मसल के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने थोरैसिक कैविटी देखा था, तो ये मान लीजिए हमारा डायफ्राम है, ये थोरैसिक वॉल है, इस तरह से आया था। ट्रैकिया ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये हमारा लंग है। ठीक है, अब लंग की कवरिंग का बात करते हैं। तो लंग में मेनली 2 कवरिंग होता है। एक जो लंग के ऊपर होता है इस तरह से, ये मेरा लंग छोटा बड़ा हो गया लेकिन होता नहीं है, बराबर होता है। ठीक है, इस कवरिंग को कहते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, अभी नाम लिखती हूँ। और एक कवरिंग जो होता है वो इस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कवरिंग है इसको हम क्या कहें, विसरल, VISCERAL, विसरल प्लूरा। ठीक है, और जो बाहर वाला है उसको हम कहेंगे पेराइटल प्लूरा। प्लूरा क्या हो गया, लंग का कवरिंग हो गया। अब जो विसरल प्लूरा है वो, जैसे कि विसरल का मतलब ही समझ लीजिए कि वो अंदर वाले, जैसे कि कोई भी ऑर्गन का अंदर वाला जो लाइनिंग है उसको हम विसरल कहते हैं, तो ये अंदर वाला लाइनिंग है। ठीक है, और जो पेराइटल प्लूरा होता है या जो पेराइटल तन आएगा वो बाहर वाले लाइनिंग को होगा, तो ये पेराइटल प्लूरा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी स्पेस रहता है, इसी स्पेस में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है और इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टीनम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं लोब के बारे में, समझते हैं कि कैसे इसका लोब बनता है। तो हमने क्या पढ़ा, ये है हमारा थोरैसिक वॉल, फिर इसमें इस तरह से हमारा ट्रैकिया आया। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर लंग है, इधर लंग है। इधर वाला हमेशा जो होगा वो राइट होगा, इधर वाला लेफ्ट होगा। एक्सरे मशीन में भी यही देखने को मिलेगा। जो राइट वाला है ना उसमें 3 लोब होते हैं, एक इस तरह और एक इस तरह, याद रखिएगा। जो ये है इसको हॉरिजेंटल फीचर कहते हैं और इसको ऑब्लिक फीचर कहते हैं। सीधा जो भी रहेगा हॉरिजेंटल और थोड़ा टेढ़ा रहेगा उसको ऑब्लिक कहा जाता है। तो इससे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि राइट लोब्स में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, 1 2 3। और जो ये क्या हो गया,
अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। अपर और मिडिल किससे डिवाइडेड हुआ? तो हॉरिजेंटल फीचर से, और जो ये मिडिल और लोअर जो हुआ वो ऑब्लिक फीचर से। लेकिन जब हम बात करें लेफ्ट लोब के बारे में, तो इसमें सिर्फ एक ही फीचर होता है, इसमें ऑब्लिक फीचर होता है। और अगर बात करें कि लंग, ये जो लेफ्ट लंग है इसमें कितने लोब होते हैं? तो 1 2, बस अपर और लोअर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसे सेपरेटेड होता है? तो ऑब्लिक फीचर से। ठीक है, अब आते हैं ब्रीदिंग के बारे, मतलब कि जो रिस्पायरेशन है ना उसमें कितने स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेना मतलब जो ऑक्सीजन लेंगे वो एल्वियोली तक जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है उसी को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। मतलब कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों प्रक्रिया ब्रीदिंग में ही होता है। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन, सांस का लेना, और एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन, सांस का छोड़ना कहलाता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जिसमें क्या होता है, एल्वियोली में ऑक्सीजन आ गया, अब वो एल्वियोली से कैपिलरीज में जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तीसरा स्टेप में इंटरनल रेस्पायरेशन, इसमें क्या होता है, तो इसमें अब तो कैपिलरीज में आ गया, कैपिलरीज से फिर ये आर्टरी में चला जाएगा, आर्टरी से ये चला जाएगा सेल में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। आर्टरी से सेल में ऑक्सीजन जाएगा और सेल से आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं। तो अब ये देखते हैं ये स्टेप होता कैसे है। सबसे पहले बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा एल्वियोली है, ये हर्थ है, यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं, एक ही लाइन बनाते हैं, समझने का है। ठीक है, यहाँ पर सेल है। ठीक है, अब ये आ गया इस तरह से, एल्वियोली में ऑक्सीजन आया, किससे? इंस्पायरेशन से। ठीक है, या इनहेलेशन से। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन चला गया हमारा ब्लड में, ये ब्लड में ऑक्सीजन गया। ठीक है, फिर हार्ट में गया, हार्ट इसको पंप किया, फिर ये मान लीजिए ये सेल है, इसके पास गया। अब सेल क्या है, पहले से ही ग्लूकोज यूज किया है, एटीपी बनाया है, और इसके पास CO2 ज़्यादा होता है। तो आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, तो इसमें CO2 ज़्यादा है, तो ये चला जाएगा ब्लड में, क्योंकि ब्लड में CO2 कम होता है, और इसका CO2 चला जाएगा किस में? तो सेल में। ठीक है, तो ये आर्टरीज हो गया जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब यहाँ तक आते आते ये ब्लड गंदा हो गया, गंदा हो गया मतलब इसमें CO2 का मात्रा जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर से क्या चलेगा, यहाँ से चलेगा हमारा वेन। ठीक है, तो वेन में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है, तो ये आर्टरीज को क्या कहाँ भेज देगा? हार्ट में, सॉरी जो वेन है वो चला जाएगा हार्ट में, और हार्ट इसको पंप कर देगा फिर से लंग के पास। लंग में क्या हो गया, अब यहाँ पर CO2 ज़्यादा हो गया, यहाँ पर O2 ज़्यादा है, तो CO2 चला जाएगा एल्वियोली में और O2 आ जाएगा ब्लड में। अब ये CO2 एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ जो एल्वियोली के ऊपर वाला स्टेप है ना उसी को कहते हैं ब्रीदिंग। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पहला स्टेप समझ गया ब्रीदिंग, दूसरा स्टेप यहाँ पर हुआ जो एल्वियोली से और ब्लड वेसल में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुए, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है, उसके बाद अंदर में यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, और सेल में क्या हुआ था, ग्लूकोज O2 को यूज करके ATP बनाया था, वो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो अगर कोई पूछे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। कोई पूछे सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है,
that oxygen is used by glucose, and glucose gives ATP plus CO2. CO2 is again taken by the blood, that is called cellular respiration. ठीक है, तो यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ O2 एंड ग्लूकोज बाय सेल टू फॉर्म ATP, ये सिंपल भाषा में हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? ठीक है, तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि हमारा ये ह्यूमन है, एक तरफ से मुड़ा हुआ है, मतलब साइड वाइज है, इस तरह से खड़ा है। ऊपर वाले को एंटीरियर कहेंगे, नीचे वाले को पोस्टीरियर साइड कहेंगे, आगे वाले को वेंट्रल साइड कहते हैं और इधर वाले को डोर्सल साइड कहते हैं। अब इसको यहाँ पर से काट दीजिए। तो पहले ही क्या बताया था, ये एक ड्रम की तरह हो जाएगा, तो इस तरह से ड्रम हो जाता है। ठीक है, ये ड्रम का थोरेसिक वाला पार्ट है। अब देखें, यहाँ पर बीच में क्या होता है, हमारा लंग प्रेजेंट होगा। लंग का जो कवरिंग था उसको हम क्या कहे थे, अंदर वालों को कहे थे ये विसरल, और बाहर वाले को हम कहे थे, यहाँ से आया इस तरह से, बाहर वाले को कहे थे पेराइटल। ठीक है, बीच में जो स्पेस है उसमें कैविटी भरा हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं क्या, प्लूरल कैविटी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके पीछे में यहाँ पे डोर्सल साइड में क्या होता है, तो डोर्सल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम, और आगे में क्या होता है आप खुद देखिए, आगे में होता है स्टर्नम, और इसके ये लेटरल साइड में इस तरह से क्या होता है, रिब्स होते हैं। क्या होते हैं, रिब्स। ठीक है, ये इस तरह से रिब्स चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहते हैं। तो और सबसे नीचे यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, डायफ्राग्म होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, हमने क्या देखा, थोरेसिक चैम्बर क्या क्या का बना हुआ है। तो पहले थोरेसिक चैम्बर है जो एयर टाइट चैम्बर है, जो क्या से बना हुआ है, वेंट्रली, मतलब आगे स्टर्नम से, पीछे डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, और लेटरल में रिब्स से, और नीचे में क्या, तो डायफ्राग्म से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दो क्वेश्चन जो क्या है, इंटरकोस्टल रिब्स है, जो रिब्स हैं इसके बीच में जो मसल होते हैं उसको हम इंट्राकोस्टल मसल कहते हैं। ये भी बाहर में भी होगा, अंदर में भी होगा। तो बाहर वाले को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं और अंदर वाले को इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल कहते हैं। अब ब्रीदिंग का सबसे पहला प्रोसेस इनहेलेशन से पढ़ते हैं कि इनहेलेशन होता कैसे है। इनहेलेशन मतलब सांस का अंदर लेना। तो जो हवा है वो अंदर की ओर क्यों जाता है, तो जैसे आप अपने से देखिए, जब आप सांस ले रहे हैं तो जो आपका चेस्ट है वो ऊपर बाहर की ओर जा रहा है। तो ये बाहर की ओर क्यों जाता है, ये बाहर की ओर इसलिए जाता है ना, क्योंकि स्पेस ज़्यादा बना सके। आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसका नाम है बोयल्स लॉ। इसने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कंटेनर या किसी भी चीज़ के अंदर प्रेशर कम करना है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दो, और बढ़ाना है तो वॉल्यूम घटा दो। मतलब कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, अंदर में स्पेस ज़्यादा हो जाता है या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो एयर है वो अंदर की ओर जाता है। ये तो इससे हम क्या निकल करते हैं, तो हम इससे निगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो जो प्रेशर अंदर जो है लंग के अंदर वो कम हो जाता है एज कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर वाला एयर है वो आ जाता है हमारे लंग के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए, और इस तरह से इनहेलेशन होता है। तो ये जो हमारा चेस्ट बाहर की ओर गया, ये क्यों होता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे लंग अपना साइज इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले याद रखिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ये क्या था पीछे में, तो वर्टिब्रल कॉलम, आगे में क्या था, तो आगे में स्टर्नम था, और इस तरह से रिब्स एक दूसरे से अटैच थे, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोरेसिक
वॉल हो जाएगा। नीचे में क्या था, नीचे में डायफ्राम था। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इस तरह से रिब्स अटैच थे। रिब्स के बीच में क्या था, तो इंट्राकोस्टल मसल था। अब क्या है, जब हमको इसका साइज बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरकोस्टल मसल है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डायफ्राम को नीचे भेजना पड़ेगा। देखिए ये इतना है ना, अगर डायफ्राम को नीचे भेजेंगे तो देखिए इतना स्पेस बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह इनहेलेशन में दो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, पहला डायफ्राम का और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, जिसके कारण साइज क्या है, बाहर बड़ा हो जाता है, लंग का साइज बढ़ जाता है और एयर अंदर की ओर आ जाते हैं। और इसमें क्या है, हमारे मसल को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं एक्सहेलेशन क्या होता है। अब इसमें तो क्या है, हमारे लंग का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो लंग से बाहर की ओर जाएगी। तो अब ऐसा क्या करेंगे, तो इसमें अब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे ताकि स्पेस कम हो जाए। डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था वो भी रिलैक्स कर जाएगा ताकि जो हमारे लंग का वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए और उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए ताकि वो बाहर की ओर निकल जाए। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इनहेलेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है लंग प्रेशर से, इसलिए जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक से कहाँ जाता है, लंग में जाता है। एक्सहेलेशन में लंग प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए जो एयर है वो लंग से बाहर की ओर जाता है और इसमें कोई भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम पैसिव प्रोसेस कहेंगे।